आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे द स्टडी ऑफ सर्कल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत में बाघों के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत ने 1950 के दशक में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था। उस वक्त देश में एक भी चीता नहीं बचा था। अब अफ्रीका से 16 चीते भारत पहुंचने वाले हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के 1.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के विलुप्त जानवरों को वापस लाने की कोशिश में भारत की एक बड़ी कामयाबी है। भारत में आने वाले चीतों को अफ्रीका के अभयारण्यों से लिया गया है, जहां पर उनका प्रजनन उचित ढंग से किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 50 ऐसे अभयारण्य हैं, जिसमें 500 वयस्क चीते हैं। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला ये जानवर बहुत जल्द भारत के जंगलों में घूमेगा। दुनिया भर में इस समय चीतों की संख्या लगभग 7000 है, जिसमें से आधे से ज्यादा चीते दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में हैं। भारत में ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह चीतों को दोबारा लाने की कोशिश नहीं की गई। 1970 के दशक में जब ईरान में शाह का शासन था, भारत ने वहां से चीते लाकर बसाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान में सत्ता बदलते ही सब खत्म हो गया। इसके बाद नामीबिया से ऐसी ही एक पहल 2009 में शुरू की गई थी, जिसके तहत कूनो नेशनल पार्क जैसी 3 जगहों में चीतों को बसाने की कोशिश की थी। 2010 में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ऐसी एक पहल की थी, जिसके एक दशक बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बाहर से चीते मंगवाने की इजाजत दे दी। भारत में आने वाले चीतों के सामने अनेक चुनौतियां होंगी, जिनमें तेंदुआ एक सबसे बड़ी चुनौती है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के बच्चों को मारकर उनकी आबादी को जो सीमित कर सकते हैं। भारत आने वाले चीतों को शेरों, तेंदुओं, लक्कड़भग्गों, जंगली कुत्तों का भी सामना करना पड़ेगा। भारत में उनके शिकार मुख्य रूप से हिरण प्रजाति के जानवर जैसे सांबर, बारहसिंगा आदि होंगे। शेरों के परिवार से आने वाली सभी किस्मों से चीता एक ऐसा जानवर है जिसका प्रजनन बहुत बड़ा मसला रहता है, क्योंकि वो अपने पसंद के इलाकों में रहना पसंद करते हैं और प्रजनन करते हैं। वन्य जीवों के अवैध शिकार की वर्ल्ड वाइल्ड फंड एवं लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी वन्य जीवों के शिकार का एक बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ है। तमिलनाडु में बाघों की मौत का मुख्य कारण उनके आसपास उचित भोजन, आवास और इकोलॉजिकल जरूरतों का न होना है। बाघों के बेहतर जीवन के लिए उनके आसपास पर्याप्त संख्या में शिकार प्रजातियों का होना जरूरी होता है। उनके आसपास के पर्यावरण में यदि आक्रामक एक्जोटिक पौधों जैसे लेंटाना, कैमरा, यूपेटोरियम, ग्लैंडुलोसम, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, पार्थिनियम बहुत होती है। ऐसी कई देसी प्रजातियां हैं। ऐसी घासों की कई देसी प्रजातियां हैं जो घासों और झाड़ियों में 7 फीट तक बढ़ सकती हैं। ऐसे में शिकार के रहने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि शिकार इन घासों को, झाड़ियों को खा नहीं सकते। ऐसी वजहों से भी ऐसे इलाके बाघों के लिए हरे भरे रेगिस्तान में बदल जाते हैं। तमिलनाडु के थेप्पाकांडू और मसीनागुडी जैसी जगहों पर ऐसे हरे भरे रेगिस्तानों को देखा जा सकता है। बाघों की आनुवांशिक समस्या। बाघों के बच्चों की बड़े पैमाने पर होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण आनुवांशिक समस्याएं हैं। भारत में जंगलों की कटाई तेजी से हुई है, जिससे बाघों का दायरा भी सिमट कर रह गया है। उदाहरण के लिए यदि सत्यमंगलम से मृदु मलाई और बांदीपुर से नागरकोइल जाने का रास्ता, बाघों का रास्ता सत्यमंगलम में बंद हो गया, ऐसे में बाघ दूसरे जंगल में नहीं जा सकेंगे। ऐसे फंसे हुए जीवों को फंसी हुई आबादी कहते हैं। बाघ जब दूसरे जंगल में नहीं जा पाते तो वे अपनी सीमित आबादी में ही रहकर शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे दूसरे जंगल में रहने वाले बाघों के साथ होने वाला आनुवांशिक मेलजोल बंद हो जाता है, जिसके गंभीर परिणाम होते हैं और आने वाली पीढ़ी में मजबूत बाघों के जन्म की संभावना कम हो जाती है। यदि नर और मादा दोनों कमजोर हैं तो उनके बच्चे और भी कमजोर हो सकते हैं और वह ठीक से चल भी नहीं पाते, दूध भी नहीं पी पाएंगे। इस प्रकार कई तरह के संक्रमणों से ग्रसित और कुपोषण के असर हो जाते हैं। आनुवांशिक दोषों के चलते उनमें ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं कि वे जवान होने से पहले ही मर जाते हैं। यदि कोई शावक मजबूत भी पैदा हुआ लेकिन उसकी मां को किसी शिकारी ने मार दिया हो, तो उस शावक को शिकार करना सिखाने के लिए कोई नहीं होगा। शावक को जब शिकार करना ही नहीं आता और उसकी माँ भी जीवित न हो, तो उसके लिए जीवन संभव नहीं होता। जंगली कुत्ते भी उन शावकों को मारकर खा सकते हैं। न केवल बाघ बल्कि सभी जंगली जीव अपने आवासों के लगातार बर्बाद होने से इस तरह की तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जंगल से गुजरने वाले रास्तों को अगर रात में कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाए तो जंगली जानवरों को राहत महसूस होती है। ऐसा ही कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में किया गया। रात में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। उस वक्त बाघों की संख्या बढ़ने लगी थी, लेकिन यह एक अस्थायी उपाय है। इन जटिल समस्याओं का समाधान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही चलना हो सकता है। जब भारत में बाघों की गिनती हुई 1980 के दशक में, उल्लास कारंत ने जब वन्य जीव संरक्षण का काम शुरू किया तो भारत में केवल 2500 ही बाघ बचे थे और उन्होंने बाघों के संरक्षण की देशव्यापी मुहिम शुरू कर दी। सबसे पहले भारत में बचे हुए बाघों की गिनती की गई। 1991 में उल्लास ने बाघों की गिनती का एकदम नया तरीका इजाद किया। कैमरे से बाघों के पैरों के निशान पकड़े जाते थे। हर बाघ के पैरों के निशान अलग होते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि एक वक्त में पूरे भारत में पाए जाने वाले बाघ अब 67% इलाके से खत्म हो गए थे। वे जानवर जैसे हिरन
और गौर भी गायब हो गए थे जिनका शिकार बाघ करते थे, और इनकी आबादी कम होने की वजह से बाघों की आबादी भी नहीं बढ़ पा रही थी। 1990 के दशक से उल्लास ने बाघों के संरक्षण का वैज्ञानिक तरीका अपनाया और उन जीवों के संरक्षण पर भी जोर दिया जाने लगा जिनका शिकार कर बाघ अपना पेट भरते थे। बाघों की आबादी वाले गांव के लोगों को दूसरी जगह ले जाकर बसाया गया। जब चीन में बाघों के अंगों की मांग बढ़ी तो बाघ के शिकार में फिर से तेजी हो गई। इस अवैध शिकार का मुकाबला करने के लिए उल्लास ने शिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया। बाघों के मामले में कैसे मिसाल बन सकता है भारत? भारत में जानवरों की विविधता के लिए काफी अवसर हैं, लेकिन यहाँ केवल 5% ही जमीन जैव विविधता के लिए आरक्षित की गई है, जबकि अमेरिका और चीन में 15% है। हमें यह जानना होगा कि सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो वन्य जीवों की तादाद बढ़ाने के लिए मुहिम छेड़े। 1970 के निराशाजनक दौर से आज की स्थिति बहुत बेहतर है। सरकार अगर चाहे तो बाघों की संख्या में काफी इजाफा संभव है। आने वाली क्लास को देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।